हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन CG जनरल नॉलेज का मिनी टेस्ट सीरीज़ 2 को लेकर आए हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने मिनी टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 को अपलोड किया है और वो वीडियो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर भी हम 10 महत्वपूर्ण MCQ का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान से वीडियो को पॉज करके उसको आंसर देना है और इसके बाद जब मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो उसको जो फैक्ट होगा उसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि राम वन गमन पथ जो परियोजना की शुरुआत हुई थी उससे संबंधित है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है और भविष्य में भी इसके आने की चांसेस है। तो क्वेश्चन है, राम वन गमन पथ परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 8 अक्टूबर 2021 को चंदखुरी रायपुर से की गई थी। दूसरा, यह पथ दंडकारण्य रामायण और छत्तीसगढ़ पर्यटन राम वन गमन पथ पर आधारित है। और तीसरा, भगवान राम का छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण स्पर्श सीतामढ़ी हरचौका और अंतिम चरण स्पर्श रामाराम में हुआ था। कौन सा इसमें कथन सही है, उसके बाद हमको उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसका आप सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैं बताता हूँ कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों का तीनों जो कथन है बिल्कुल सही है कि जो राम वन गमन पथ परियोजना है उसकी शुरुआत 8 अक्टूबर 2021 ईस्वी को हुई थी। कहाँ से? तो चंदखुरी रायपुर में। और आप सभी को तो पता ही है कि चंदखुरी में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर अभी भगवान राम की एक बड़ी प्रतिमा का भी शुभारंभ किया गया था। ठीक है, और यह जो परियोजना है राम वन गमन पथ परियोजना, यह दंडकारण्य रामायण जो कि कौन लिखा है, तो दंडकारण्य रामायण जो है ये मुन्नू लाल यदू के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, मुन्नू लाल यदू। और वहीं जो छत्तीसगढ़ पर्यटन राम वन गमन पथ जो है, ये जो एक किताब है जो लिखा गया किसके, हेमू यदू के द्वारा, हेमू यदु के द्वारा। तो इन दोनों के पुस्तकों पर ही आधारित यह राम वन गमन पथ परियोजना की शुरुआत की गई है। और ये तीसरा कथन भी सत्य है कि भगवान राम का छत्तीसगढ़ में जब पहली बार कदम रखा था उन्होंने, तो सीतामढ़ी हरचौका में रखा था जो कि कोरिया जिला में पड़ेगा। ठीक है, जो कि कोरिया जिला के अंदर पड़ेगा। और अंतिम चरण जो है सुकमा जिले का जो रामाराम है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने बिताया था, जो कि दंतेवाड़ा क्षेत्र के आसपास में दंडकारण्य क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो राम वन गमन पथ परियोजना है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का 75 महत्वपूर्ण ऐसे स्थलों का चयन किया गया है जो भगवान राम से संबंधित है। ठीक है, या रामायण से संबंधित ऐसा कह सकते हैं। तो इसका जब प्रथम चरण होगा तो प्रथम चरण में 9 स्थलों का चयन किया गया है और जो द्वितीय चरण होगा उसमें 42 स्थलों का चयन करके उनका विकास किया जाएगा। प्रथम जो 9 जो स्थल हैं जो कि प्रथम चरण के अंदर है, वो पहला जो होगा सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, आप इसको सुनकर भी लिखें क्योंकि लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सीतामढ़ी हरचौका जो कि कोरिया जिला में पड़ेगा। इसके बाद रामगढ़ की पहाड़ी, ये कहाँ पड़ेगा, सरगुजा जिला में पड़ेगा। इसके बाद शिवरी नारायण कहाँ पड़ेगा, ये जांजगीर चांपा के अंदर पड़ेगा। इसके बाद नीचे चलेंगे तुरतुरिया, ये आपको बलौदा बाजार के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद चंदखुरी, तो हमने देखा कि इसकी शुरुआत ही वहीं से हुई, चंदखुरी रायपुर से। और राजिम, ठीक है, राजिम जो कि गरियाबंद जिला के अंदर पड़ेगा आपको। और इसके बाद सिहावा, ठीक है, जो कि महानदी का उद्गम क्षेत्र है। और सिहावा आपको कहाँ पड़ेगा, तो ये धमतरी क्षेत्र में पड़ेगा। इसके बाद 7 हो गए। इसके बाद 8वां जो होगा जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर जो कि बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ेगा। और 9वां जो होगा रामाराम, ठीक है, रामाराम जो कि सुकमा में पड़ेगा। तो ये 9 स्थलों का नाम मैंने जो बताया, इसका विकास प्रथम चरण के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न क्रमांक 1 का एक्सप्लेनेशन। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कलचुरी शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लक्ष्मण राज ने 1000 ईस्वी में सोमवंशी शासक को पराजित करके दक्षिण कोसल में कलचुरी राजवंश की नींव डाली थी। दूसरा, कलिंग राज ने अपनी प्रारंभिक राजधानी रतनपुर को बनाया था। और तीसरा, पृथ्वीदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था। ये तीनों कथनों में सही गलत के हिसाब से हमको असत्य कथनों की चयन करना है कि कौन कौन सा कथन असत्य है।
क्या तीनों कथन असत्य है, या फिर 2 और 3, 1 और 3, या फिर 1 और 2, कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए, मतलब 1, 2, 3 तीनों ही असत्य है। क्यों असत्य है मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मण राज नहीं, लक्ष्मण राज का जो पुत्र था जिसका नाम था कलिंग राज, ठीक है, कलिंग राज। तो ये कलिंग राज क्या किया था, 1000 ईसा पूर्व में जो तुमान क्षेत्र में जो शासक, जो सोमवंशी शासक थे उनको पराजित करता है और दक्षिण कोसल पर कलचुरी वंश की नींव डालता है। ठीक है, और अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, तुमान में। ठीक है, तो कलचुरियों की जो प्रारंभिक राजधानी थी कहाँ, तुमान थी, ना कि रतनपुर। तो ये पहला कथन तो हमने करेक्ट कर लिया। दूसरा कथन जो है, कलिंग राज ने अपनी प्रारंभिक राजधानी रतनपुर को बनाया, नहीं, अभी बताया कि सोमवंशियों को हरा के अपनी पहली राजधानी कलिंग कहाँ बनाया था, कलिंग राज तुमान को बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को नहीं हराया था। पृथ्वीदेव की जगह अगर यहाँ पे जाजल्य देव होता, ठीक है, जाजल्य देव प्रथम, तो जाजल्य देव प्रथम जो था जिसने छिंदक नागवंशी जो सोमेश्वर देव था उसको पराजित करके उसके पूरे परिवार को बंधक बना लिया था। ठीक है, उसको बंदी बना लिया था। परंतु सोमेश्वर देव की जो माता होती हैं जिनका नाम गुंडम महादेवी थी, तो उन्होंने उनके आग्रह पर जो जाजल देव था उन्होंने क्या किया था, सबको छोड़ दिया था, याद रखिएगा। अच्छा, कलिंग राज के बारे में कुछ याद रखिएगा, तो ये तो लक्ष्मण राज का पुत्र था। और अगर आपसे पूछेगा तो कलिंग राज जो है ये परम महेश्वर की उपाधि धारण किया था इन्होंने, परम महेश्वर की उपाधियों से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अगले वीडियो में आपके लिए मैं उपाधियों से एक बना कर लाऊंगा, जिससे जितने भी शासक थे कलचुरी वंश के उनकी जो उपाधि हो आपको याद रख जाएगा। ठीक है, तो कलिंग राज जो था उनका जो उपाधि था परम महेश्वर था, और इन्होंने चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर कहाँ है ये, तो ये आपको मिलेगा चैतुरगढ़ में। ये सब फैक्ट को आपको इंक्लूड करते जाना है। ठीक है, और जो ये रतनपुर है, इस रतनपुर का निर्माण, ठीक है, प्रारंभिक राजधानी कहाँ हो गया कलचुरियों का, तुमान था। ठीक है, परंतु ये जो रतनपुर है इसका निर्माण 1050 ईस्वी में रतन देव प्रथम ने किया था, याद रखिएगा, रतन देव प्रथम ने किया था। और बाद में रतनपुर को ही इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई थी। शासन ये तुमान से भी की है, परंतु रतनपुर के निर्माण करने के पश्चात अपनी जो राजधानी है कहाँ, रतनपुर इन्होंने लेकर आया। ठीक है, याद रखिएगा। रतनपुर में जो महामाया मंदिर है उसका निर्माण भी रतन देव प्रथम ने ही किया था। इसके बाद जाजल देव के बारे में तो हम देख ही लिए, और जाजल देव जो है ये जांजगीर चांपा नामक शहर का स्थापना कराया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपका सही भी हुआ होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि कलचुरी शासन में मंत्री परिषद के संबंध में असुमेलित विकल्प का चयन करना। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में विशेष दिया है और उससे संबंधित जो मंत्री परिषद का जो मुख्य होता था उसको क्या कहा जाता था हमको वो बताना है। तो पहला इसमें असुमेलित बताना है। ठीक है, मतलब 3 जो है सुमेलित और 1 ही असुमेलित है। किला का देखभाल करने वाले को क्या महाकोटपाल कहते थे। राजस्व विभाग का जो हेड होता था महाप्रमात्र, वित्त मंत्री जो होता उसको महासंधि विग्रहक, और चौथा राजा का अंगरक्षक को महाप्रतिहार कहा जाता था। इसमें असुमेलित कौन है, तो इसका जो असुमेलित है ऑप्शन नंबर सी। बाकी किला का देखभाल करने वाले को महाकोटपाल कहते थे, सही है। राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था उसको महाप्रमात्र कहा जाता था, और राजा का जो अंगरक्षक था उसको महाप्रतिहार कहा जाता था। जो महासंधि विग्रहक है ना, महासंधि विग्रह के विदेश मंत्री को कहा जाता था, याद रखिएगा। विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, महासंधि विग्रहक। और जो वित्त मंत्री है उस वित्त मंत्री को महाक्ष पटलिक कहा जाता था, याद रखिएगा। वित्त मंत्री को महाक्ष पटलिक कहा जाता था। ठीक है, कुछ और भी आप याद रख सकते हैं, जैसे जो यातायात, ठीक है, जो यातायात का जो अधिकारी होता था उसको ग्रामागमिक कहा जाता था, ग्रामागमिक। ठीक है, ग्रामागमिक कहा जाता था यातायात के अधिकारी का। वहीं जो कर संग्रह करते थे, जो टैक्स वसूली करता था, उसका जो प्रमुख होता था उसको शौल्किक कहा जाता था, शौल्किक। ठीक है, एक चीज़ और, 2 सेनाओं से संबंधित भी याद रख सकते हैं कि जो हस्ती सेना मतलब हाथी सेना का जो प्रमुख होता था उसको महापीलुपति भी कहते थे, महापीलुपति। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ से। और जो अश्व सेना था, अश्व सेना का जो प्रमुख था उसको महाश्व, यहाँ पे लिखता हूँ, महाश्वशोधनिक।
ठीक है, महाश्वशोधनिक कहा जाता था। तो ये यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता था कि कलचुरी शासन में जो प्रमुख मंत्री परिषद होता था, उनके जो मुखिया होता था या प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये सारे को आपको याद रखना है, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान किस सूबेदार के समय यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। महिपत राव दिनकर, केशव गोविंद, विट्ठल राव दिनकर या फिर यादव राव दिवाकर, किसके समय जो है कोलब्रुक आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केशव गोविंद के समय कोलब्रुक जो है, यूरोपीय यात्री कोलब्रुक जो है छत्तीसगढ़ में आया था। और जो केशव गोविंद है ये सर्वाधिक समय तक, ठीक है, सर्वाधिक समय तक मतलब ये सूबेदारी करने वाले थे केशव गोविंद। अच्छा, ये जो महिपत राव थे, ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो महिपत राव थे ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन था, तो महिपत राव थे। और महिपत राव के समय याद रखिएगा यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आया था, ठीक है, यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर महिपत राव के समय आया था। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो महिपत राव था इनके साथ आनंदीबाई का सत्ता संघर्ष हुआ था। आनंदीबाई के साथ सत्ता का संघर्ष हुआ था, किसका, महिपत राव का। तो ये तीनों यहाँ पे जो मैं इंक्लूड किया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और केशव गोविंद के बारे में मैंने बताया कि सर्वाधिक समय तक। अच्छा, जो केशव गोविंद है इनके समय ना पिंडारियों की गतिविधि जो है आरंभ हो गया था, याद रखिए केशव गोविंद के समय। विट्ठल राव जो दिनकर हैं ये जो है दूसरे नंबर के सूबेदार रहे, ठीक है, दूसरे नंबर के सूबेदार थे। और इन्होंने क्या किया, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये परगना पद्धति के जन्मदाता कहलाते हैं, ठीक है। परगना पद्धति के जन्मदाता कौन कहलाते हैं, तो विट्ठल राव दिनकर कहलाते हैं। और जो परगना पद्धति है इसका जो प्रमुख होता था उनका नाम कमाविसदार कहलाता था, ठीक है, याद रखिएगा। परगना पद्धति का जो प्रमुख होता था परगना का, वो कमाविसदार कहलाता था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो छत्तीसगढ़ में जो 36 गढ़ थे उनको 27 परगनों में विभाजित किया था, ठीक है। किसने, विट्ठल राव दिनकर ने किया था। और विट्ठल राव दिनकर के समय याद रखिएगा कि मिस्टर ब्लंट आया था, मिस्टर ब्लंट, ठीक है। और जो यादव राव दिवाकर हैं ये छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये सूबेदारियों से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए पाँचवां प्रश्न है कि 23.5 डिग्री या फिर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले से नहीं गुजरती है। अब 23.5 डिग्री का मतलब क्या हुआ, आपसे कर्क रेखा की बात कर रहा है, ठीक है, कर्क रेखा की बात किया जा रहा है। मतलब कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से नहीं गुजरता है, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर या फिर कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा से नहीं गुजरता है, ठीक है। ये जो कर्क रेखा है जो जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरता है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा जिला है। पहला हो गया मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी। उसके बाद एंट्री करेगा कोरिया के अंदर, कोरिया के बाद सूरजपुर और अंत में बलरामपुर में, ठीक है, बलरामपुर। इन 4 जिलों से होकर जो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ में गुजरती है। अगर तहसील भी एक बार पूछा जा चुका है कि जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के 7 तहसीलों से गुजरता है, ठीक है, 7 तहसीलों से गुजरता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि जो कर्क रेखा है वो सबसे अधिक कौन से, मतलब कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से जिला के अंदर है, तो याद रखिएगा बलरामपुर में, ठीक है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो बलरामपुर में है। और सबसे कम लंबाई जो है वो कहाँ है, एमसीबी में, ठीक है। सबसे कम लंबाई कहाँ है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, ठीक है। तो याद रखिएगा पाँचवां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। छठवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार किस प्रकार की मिट्टी का है, लाल दोमट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। देखिए अगर इन सबका प्रतिशत आपको पता होगा तो शायद आप इसका सही आंसर लगा लेंगे। तो देखिए जो लाल दोमट मिट्टी है, याद रखिएगा लाल दोमट मिट्टी, इसका छत्तीसगढ़ के अंदर 6.65% ही इसका विस्तार है। वहीं जो लाल रेतीली मिट्टी है जिसका विस्तार 30.35% है, और लाल पीली मिट्टी है इसका विस्तार 60.65% है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि सर्वाधिक विस्तार कौन से का है, तो सी का, लाल पीली मिट्टी का, ठीक है। जो लाल पीली मिट्टी है
इसका जो रंग है इसमें दो आप देख रहे होंगे, लाल और पीला। ठीक है, तो जो लाल रंग होता है इसमें लोहे की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, किसकी? लोहे की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, लाल पीला लाल किसके रंग? लोहे की। लोहे में भी अगर देखेंगे तो ये लोहे में फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड मतलब Fe2O3, इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड, नाम भी याद रखिएगा। और जो पीला रंग होता है, पीला रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ से लिख लीजिए, फेरस मतलब Fe2O3, फेरिक मतलब Fe3O4। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण, और लाल रंग जो होता है वो फेरस ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल पीली मिट्टी है इसको हम मट्टासी मिट्टी भी कहते हैं। लाल पीली मिट्टी को मट्टासी मिट्टी भी कहा जाता है, और इसमें चूना की अधिकता भी इसके अंतर्गत होती है। और इस लाल पीली मिट्टी के अंदर ही छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान की खेती होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका विस्तार जो है मध्य छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को, छत्तीसगढ़ बेसिन जो है या फिर महानदी बेसिन है उसमें आपको देखने को मिलेगा इसका विस्तार सर्वाधिक। ठीक है, इसमें चावल की खेती भी सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसलिए इसको चावल मिट्टी भी कई बार से कहा जाता है। और जो लाल दोमट मिट्टी है जिसका प्रतिशत 6.65% है, इसमें लोहा की अधिकता होगी। जो भी लाल होगा उसमें लोहे की अधिकता होगी। और इसका जल, अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होगा, तो सबसे कम जो जल धारण क्षमता होती है वो लाल दोमट मिट्टी की। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी की सबसे कम जल धारण क्षमता होती है। इसका जो pH मान होता है वो 6.6 होता है, और इस प्रकार यह अम्लीय होता है, और इसमें मोटे अनाज की खेती इसके अंतर्गत होती है। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी जो है इसको हम टिकरा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहा जाता है, और एक तरह का अम्लीय मिट्टी है, और इसके अंतर्गत भी मोटा अनाज होता है, जैसे कोदो कुटकी वगैरह होता है। ठीक है, बस्तर के जो उच्च भूमि होता है उसके जो ढलान पर जो मिट्टी पाई जाती है, लाल रेतीली मिट्टी, उसको टिकरा मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। और जो फाइनली जो लेटेराइट मिट्टी होता है ये एक तरह का, इसको मरूमी मिट्टी भी कहते हैं, मरूमी मिट्टी या फिर भाठा मिट्टी भी इसको कहा जाता है। इसका निर्माण, हालांकि जो भवन निर्माण संबंधी जो वस्तुएं होती है जैसे ईंट निर्माण हो गया, ये सारे चीज़ों के लिए लेटेराइट तरह की मिट्टी का यूज़ किया जाता है। इसका रंग कत्था होता है और यह अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें बागवानी कृषि की जाती है, जैसे आलू, टमाटर, चाय, ये सारी चीज़ों की खेती जो है लेटेराइट मिट्टी के अंतर्गत किया जाता है। और काली मिट्टी तो आपको पता है, यहाँ पे मैं काली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा इंक्लूड करता हूँ। काली मिट्टी को कन्हार या कई बार से इसको भर्री, ठीक है, कन्हार या फिर भर्री, ठीक है, भर्री या फिर इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ये कपास के फसल के लिए उपयुक्त होता है, और इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो सर्वाधिक किसकी होती है? काली मिट्टी की जल धारण क्षमता होती है। इसका pH जो होता है लगभग 7 के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमने 6 प्रश्न का उत्तर देख लिया, और आपका कितना सही हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, 7वां प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, मतलब सुमेलित विकल्प है कौन सा? इधर जलप्रपात का नाम और उससे संबंधित जो जिला है उसके बारे में दिया गया है। रानी दरहा जलप्रपात सुकमा में, रानी दाह जलप्रपात वर्धा, रानी दहरा जलप्रपात जशपुर, और सात धारा जलप्रपात बस्तर। इसमें से सुमेलित कौन सा है? तो यहाँ पे जो शुरू के ABC है ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है। ठीक है, यहाँ के शुरू का जो ABC है वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है, तो इसी को आपको क्लियर करना है। तो याद रखिएगा कि जो रानी दरहा, यहाँ पे र है, ठीक है, रानी दरहा जलप्रपात सुकमा के अंदर है, तो ये वाला हमारा सुमेलित है। ठीक है, रानी दरहा जो है वो सुकमा के अंदर है, और ये शबरी नदी के ऊपर है। ठीक है, शबरी नदी के ऊपर। रानी दाह जलप्रपात जो है ये कवर्धा में नहीं है, ये कहाँ है? जशपुर के अंदर है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि एक रानी थी जो इस जलप्रपात में अपने आप को दाह कर ली थी, इसलिए इसका नाम रानी दाह जलप्रपात कहा गया, जो कि कहाँ है? जशपुर के अंदर है। अब आपसे पूछेगा रानी दहरा, यहाँ पे दरहा है और यहाँ पे दहरा है, ये जो है जशपुर के अंदर नहीं बल्कि ये कवर्धा में है। तो ये दोनों जो है मैं इसको एक्सचेंज कर दिया था, रानी दहरा कवर्धा के अंदर और रानी दरहा शबरी नदी के अंदर सुकमा में, और रानी दाह जलप्रपात जशपुर के अंदर है। सात धारा जलप्रपात जो है ये बस्तर में नहीं, ये बीजापुर में है। ठीक है, याद रखिएगा, सात धारा जलप्रपात कहाँ है? बीजापुर में है, और ये इंद्रावती नदी के ऊपर है। इस पर 7 धाराएं जो है एक साथ गिरती हैं, जिसका नाम जो इस प्रकार है, आप नाम भी याद रखते हैं 7 धाराओं का। ठीक
ठीक है। जो 7 धाराएं हैं इनका नाम याद रखिएगा। एक का नाम शिव धारा है, फिर शिव चित्र धारा है, फिर कृष्ण धारा हो गया, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा और एक कपिल धारा। तो ये 7 धाराओं का नाम इस प्रकार है। इसको भी आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बीजापुर के अंदर आप एक याद रख सकते हैं, बीजापुर का, हालांकि है तो बहुत सारे, परंतु आप याद रखिएगा बीजापुर के अंदर वोगतुंग जलप्रपात, ठीक है, वोगतुंग जलप्रपात जो कि तलपेरू नदी पर पड़ेगा, ठीक है, तलपेरू नदी पर। और एक याद रखिएगा लंकापल्ली, ठीक है, लंकापल्ली, ठीक है, लंकापल्ली जो कि चितवांगू नदी पर पड़ेगा, चितवांगू। तो ये सब आपको याद रखना है। बस्तर के अंदर थोड़ा सा अगर याद रखेंगे तो याद, चित्रकूट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चित्रकूट जो जलप्रपात है ये कहाँ है, तो ये बस्तर के अंदर है। और ये कौन से नदी पर है, तो ये इंद्रावती नदी के ऊपर है। और आपको पता है कि जो चित्रकूट जलप्रपात है इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, क्योंकि ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जिसकी चौड़ाई लगभग 300 फीट के आसपास है, ठीक है, याद रखिएगा। तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में एक याद रखिएगा। तीरथगढ़ जलप्रपात ये कहाँ, मुनगा बहार नदी पर पड़ेगा, ठीक है, मुनगा बहार नदी के ऊपर पड़ेगा। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट के आसपास है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था 7वां प्रश्न के 7वां प्रश्न का। और याद रखिएगा कि जलप्रपात से संबंधित एग्जाम में कई बार से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप पूरे जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं ये सब उनके बारे में कि किस नदी के ऊपर स्थित है, कौन से जिला में स्थित है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 8वां प्रश्न है कि कोसना किस जनजाति का प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। ये जनजाति से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, कोसना, ठीक है, याद रखिएगा किस जनजाति का पेय पदार्थ है, मुड़िया, माड़िया, कोरवा, बैगा या फिर उरांव। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोसना जो है उरांव जनजाति का क्या है, एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, ठीक है, कोसना। ये मुड़िया माड़िया के लिए क्या होता है प्रमुख, तो याद रखिएगा सल्फी, ठीक है, सल्फी जो है एक पेय पदार्थ है किसका, मुड़िया जनजाति का। वहीं जो कोरवा जनजाति का है उसको, उनका पेय पदार्थ जो होता है उसको हांडिया कहते हैं। बैगा जनजाति का ताड़ी, और जो उरांव का तो हमने देख ही लिया, कोसना। कुछ और याद रखना है तो आप रख सकते हैं, जो गोंड जनजाति होता है उसका जो पेय पदार्थ उसको हम पेज कहते हैं। और जो माड़िया जनजाति है, माड़िया या फिर अबूझ माड़िया, ठीक है, तो इनका जो पेय पदार्थ है याद रखिएगा छिंद रस, छिंद रस। इनके संबंधित जो स्थानांतरित कृषि आप उसको भी याद रख सकते हैं कि जो कोरवा जनजाति है, कोरवा, ठीक है, इनका जो स्थानांतरित कृषि है उसको हम देवारी कहते हैं, ठीक है, देवारी। यहीं पे आप सब कुछ याद कर लीजिए। कोरवा जनजाति का जो स्थानांतरित कृषि है उसको हम देवारी कहते हैं। जो गोंड जनजाति है, ठीक है, कहाँ, ये गोंड जनजाति है, इसका जो स्थानांतरित कृषि है उसको धारिया कहते हैं, धारिया कृषि, या कई बार से बेवार कृषि भी कहते हैं। बैगा जनजाति का भी बेवार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बैगा जनजाति की जो स्थानांतरित कृषि है वो भी बेवार कृषि है, ठीक है। भतरा जनजाति का याद रखिएगा, भतरा जनजाति का स्थानांतरित कृषि जो है उसको दहिया कहते हैं, ठीक है, दहिया। दहिया किसका है, भतरा का। वहीं अगर कमार का आपका पूछ दे तो थोड़ा सा अंतर है, कमार जनजाति का जो होता है उसको दाहिया कहते हैं, दाहिया, परंतु भतरा का दहिया होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अबूझ माड़िया जो जनजाति है उनका जो होता है, एक तो सबको पता है, कॉमन एग्जाम में पूछा गया है, पेद्दा। पेद्दा कृषि किसकी है, तो अबूझ माड़िया का है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 8वें प्रश्न के अंदर हम उनसे संबंधित जो पेय पदार्थ होता है उसको भी देखा, और हमने कुछ स्थानांतरित कृषि के बारे में भी देखा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या फिर तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी जो क्षेत्रफल है वो 1441.705 वर्ग किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कोरिया और एमसीबी के अंदर पड़ेगा, कोरिया और एमसीबी के अंदर ये पड़ेगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के अंदर। वहीं जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना
1978 ईस्वी में हुई थी। तो अगर आपसे पूछ देगा कि प्रदेश का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंद्रावती, प्रथम, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको बस्तर में मिलेगा और इसका स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था और इसका जो क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर है। मतलब ये कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। प्रदेश का सबसे छोटा जो कि बस्तर में है, ठीक है। इंद्रावती तो आप जानते हो कि कहाँ है? बीजापुर के अंदर। अब तमोर पिंगला जो है राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। तमोर पिंगला क्या है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था 1978 के अंदर हुआ था, ठीक है। इसके लिए मैं एक वीडियो भी अपलोड करके रखा हूँ, आप जाके भूगोल वाले सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1978 में इसका स्थापना हुआ था। ये आपको सूरजपुर जिला में मिलेगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान ही है, जिसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हो गया, लेकिन सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य बोलेगा तो कौन सा है? तमोर पिंगला 608। सबसे छोटा अगर वन्य जीव अभ्यारण्य बोलेगा तो कौन सा होगा? सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य तो है बादलखोल, ठीक है। बादलखोल राष्ट्रीय उद्यान, और इसका निर्माण 1975 ईस्वी में हुआ था और ये 105 वर्ग किलोमीटर मात्र क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक को भी आपको कंप्लीट करना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक है। 10वां प्रश्न, आज का हम महत्वपूर्ण 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि इसका क्या होगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम वृहद उद्योग कौन सा था? मोहन जूट मिल उद्योग, बीएनसी कॉटन मिल उद्योग, एसीसीएल या फिर एनटीपीसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीएनसी कॉटन मिल जो है ये छत्तीसगढ़ का प्रथम वृहद उद्योग था, जिसका स्थापना 1892 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ है? तो आपको राजनांदगांव के अंदर मिलेगा, ठीक है, राजनांदगांव के अंदर। इसका स्थापना जो है मुंबई का मैकवेथ कंपनी के द्वारा किया गया 1892 में, ठीक है। मुंबई का जो मैकवेथ कंपनी है उसके द्वारा 1892 ईस्वी में स्थापना किया गया था, परंतु बाद में बंगाल का एक सीपी मिल्स था, ठीक है। मतलब बंगाल में बाद में इसको खरीद लिया जाता है 1897 में, ठीक है। देखिए इसका सीपी मिल्स जो है ना, सीपी मिल्स का मतलब होता है सेंट्रल प्रोविंस मिल्स, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोविंस। मतलब जब 1892 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी तो बीएनसी कॉटन मिल नाम नहीं था, इसका नाम क्या था? तो सीपी मिल्स था, ठीक है। क्या नाम था? सीपी मिल्स। कौन स्थापना किया था? तो मैकवेथ नामक कंपनी ने मुंबई का किया था। सीपी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोविंस। परंतु बाद में 1897 ईस्वी में इसका अधिग्रहण जो है कोलकाता का सवालिस कंपनी के द्वारा कर लिया जाता है, सवालिस कंपनी के द्वारा 1897 के अंदर, और इसका नाम बदल के बीएनसी कॉटन मिल रख दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो मोहन जूट मिल है इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था और ये रायगढ़ के अंदर है, ठीक है, रायगढ़ के अंदर है। और ये यहाँ पे दर्री, टाटपट्टी, चटाई वगैरह बनाया जाता है और प्रदेश का प्रथम और एकमात्र जूट उद्योग वाले में, ठीक है, प्रथम और एकमात्र जूट उद्योग पर आधारित है मोहन जूट मिल, ठीक है। एसीसीएल तो आपको पता है इसका स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था और इसका जो उत्पादन है 1987 ईस्वी से शुरू हुआ था और इसका हेड क्वार्टर जो है बिलासपुर में मिलेगा, लेकिन उप मुख्यालय जो है वो कहाँ मिलेगा? बिश्रामपुर के अंदर, सूरजपुर जिला में, ठीक है, बिश्रामपुर के अंदर सूरजपुर जिला। इसका प्रमुख कार्य जो है एसीसीएल का कोयला उत्खनन का है और ये सीआईएल के अधीन है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन ये कार्य करता है। और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का सबसे पहले जो शुरुआत 1978 ईस्वी में हुआ था कोरबा के अंदर, ठीक है, और इसका जो शुरुआत हो गया था विद्युत का उत्पादन वो 1983 से हुआ था, ठीक है। हालांकि बाद में सीपत बिलासपुर में भी शुरू हुआ और पुसौर लारा के अंदर ही, परंतु उसको मैं किसी और वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में ही मात्र हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखा और आपका कितना सही हुआ आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।